हमने क्या करा आज की क्लास के अंदर। हमने देखा कि कॉलरेशन को सॉल्व करने के लिए, कॉलरेशन कॉफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं, कार्ल पियर्सन और रैंक कॉलरेशन कॉफिशिएंट। हमने पढ़ा रैंक कॉलरेशन कॉफिशिएंट। अब रैंक कॉलरेशन कॉफिशिएंट के अंदर दो मेथड हैं, या रैंक रिपीट ना हो, और जब डेटा रिपीट हो और रैंक रिपीट हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारी कॉलरेशन का पार्ट 2 होने वाली है, बीकॉम, एमकॉम और क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले हमने कॉलरेशन का फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। माय नेम इज अर्जुन सिंह, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर देन 8 years और आप देख रहे हैं एएसबी कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो हम आज की क्लास में हम कॉलरेशन के मेथड पढ़ेंगे, जिससे हम अपने कॉलरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और हम जानेंगे कि हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से मेथड हैं जो कॉलरेशन के अंदर आएंगे या आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कॉलरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ कॉलरेशन में यानी आर की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक का नाम है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कॉलरेशन, एक का नाम है रैंक कॉलरेशन कोफिशिएंट। दो बोले मैंने, दोनों के नाम क्या हैं। एक का नाम है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कॉलरेशन और दूसरे का नाम है रैंक कॉलरेशन कोफिशिएंट। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं रैंक कॉलरेशन कोफिशिएंट, फिर देन अगली क्लास में हम करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कॉलरेशन। आई होप आप लोगों ने मेरी फर्स्ट कॉलरेशन की क्लास देख ली होगी, जिसके अंदर मैंने कॉलरेशन का मीनिंग और कॉलरेशन के बारे में काफ़ी डिटेल दी थी, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था कॉलरेशन का। तो आज उस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, जिसने मेरी क्लास वो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं एक चीज़ रिवाइज कर देता हूँ। हम इसके अंदर आर की वैल्यू निकालेंगे, और पिछली क्लास के अंदर जो मेरी फर्स्ट क्लास थी कॉलरेशन की, उसके अंदर मैंने बताया था कि आर की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये चीज़ याद रखते हुए हम आगे करते हैं। अब देखो, रैंक कॉलरेशन कोफिशिएंट, इस मेथड का नाम रैंक क्यों पड़ा यह भी पता चलेगा जब मैं क्वेश्चन करूंगा। और इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हम आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन, ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1। अब ये फॉर्मूला ऐसे ही है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी मेथड के थ्रू हम आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, इसमें डी जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, डिफरेंस इन रैंक, रैंक में डिफरेंस। अब रैंक क्या होगी वो भी मैं क्वेश्चन से बता दूंगा, लेकिन मैंने इसके हिंट के लिए लिख दिया है R1 - R2, R2 - R1। ये आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। और n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जिससे आपको क्लियर होगा कि रैंक कॉलरेशन कोफिशिएंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अब मैंने इस फॉर्मूले को समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, और हम इसी मेथड से आर की वैल्यू भी निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूले से रैंक कॉलरेशन कोफिशिएंट के अंदर। तो देखो, मैंने एक रेंडमली एक एग्जांपल लिया है। मेरे पास एक एक्स डेटा गिवन है, एक मेरे पास वाई डेटा गिवन है। ठीक है, अब जब भी मेरे पास डेटा गिवन होगा, आपको लिखना है एक रैंक 1 और एक लिखना है रैंक 2। अब ये जो रैंक 1 है ये किसके लिए होगा, एक्स के लिए होगा, और रैंक 2 होगा ये किसके लिए होगा, वाई के लिए होगा। अब जरूरी नहीं है कि रैंक 1 एक्स के लिए, आप इसके लिए ही मान सकते हो, मतलब मानना किसी के लिए भी है, लेकिन अपोजिट मानना है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका आपने मान लिया। ठीक है, अब रैंक, अच्छा एक बात बताओ, आप अपने स्कूल के अंदर रैंक कैसे देते थे, जिसके हाईएस्ट नंबर आते थे उसे फर्स्ट रैंक, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। सेम यही करना है। अब क्या करना है आपको इस डेटा में रैंक देनी है। रैंक मतलब जो सबसे बड़ा है या तो उसको फर्स्ट से स्टार्ट कर लो, या जो सबसे छोटा है उसको फर्स्ट से स्टार्ट कर लो। मतलब या तो जो सबसे बड़ा है उसको रैंक 1, फिर उसको 2, एक तरीका ये है, या फिर नीचे से स्टार्ट कर लो, जो सबसे छोटा है उसे रैंक 1। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अब दोनों डेटा में एक ही तरीके से रैंक देना है। अगर एक में बड़े नंबर से स्टार्ट किया है तो अगले डेटा में भी बड़े नंबर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, जैसे सबसे बड़ा हमने इसमें नंबर देखा कौन सा है, 70। तो 70 को मैंने क्या बोल दिया, रैंक 1। ठीक है, अब 70 के बाद कौन सा है, 60, इसे क्या बोल दिया मैंने, रैंक 2। 60 के बाद क्या आता है, 50, उसके क्या दे दिया मैं, रैंक 3। अब इसके बाद क्या आया, 40, तो इसे दे दिया रैंक 4, देन रैंक 5 एंड देन रैंक 6। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। अब वैसे ही मैंने अब जब एक्स की रैंक दे दी,
वैसे ही मैं अब किसकी रैंक दूंगा, y की रैंक दूंगा। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 91, देन उसके बाद 72, देन उसके बाद 60 रैंक 3, 60 के बाद मेरे पास 50 रैंक 4, देन 5 एंड देन रैंक 6। ठीक है, ये रैंक 5 यहाँ लिख देता हूँ बराबर में। ठीक है, रैंक 6 हो गया। अब मेरा क्या हुआ, जब मैंने डेटा के अंदर रैंक दे दी, क्या दे दी मैंने, डेटा के अंदर रैंक दे दी। अब क्या करना है, अब मुझे फॉर्मूले की तरफ देखना है, वहां पर देखना है मैंने क्या लिखा था, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। देखो इस फॉर्मूले में एन तो मुझे पता चल जाएगा कहां से, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहां पर आर इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। तो एन तो मुझे पता चल गया, एन तो 5 है जितने नंबर्स होते हैं। बस अब मुझे रैंक निकालनी है डी। तो डी के लिए मैंने एक फॉर्मूला बोला था, क्या बोला था, R1 - R2 या फिर R2 - R1। जिसको जो पसंद है वो कर सकता है, इसमें कोई भी कोई मेथड नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ R1 - R2। ठीक है, अब देखो 4 - 1 कितना होता है, 3, 1 - 3 -2, 2 - 6 कितना होता है, -4, 3 में से 5 गए, कितना बचा, -2, 5 में से 4 गए 1, 6 में से 2 गए 4। आई होप क्लियर होगा। देखो मैंने क्या किया, डी निकाला। डी कैसे निकाला, इन दोनों का डिफरेंस, 4 - 1 3, 1 - 3 -2, 2 - 6 -4, 3 - 5 -2, 5 - 4 1, 6 - 2 4। अब ऐसे कर लो, चाहे 2 - 1 कर लो, तो उसमें क्या होगा, ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा। देखो 1 में से 4 गए तो रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा बस प्लस माइनस में। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगला स्टेप में क्या करना है, मेरे को डी का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, डी का स्क्वायर। तो आपको पता है अब जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओ मतलब माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। और प्लस तो प्लस रहता ही है। तो अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 2 का स्क्वायर माइनस का 4, -4 का 16, -2 का 4, 1 का 1 एंड 4 का 16। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये करने के बाद सिर्फ एक स्टेप करना है, एक कैलकुलेशन है छोटी सी। क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। ऐड कैसे करेंगे, जैसे ऐड करते हैं कितना होगा, 20, इन दोनों को ऐड किया 20, 20 एंड 29, 29 और 30, 30 एंड 20, ये आ गया आपका 50। पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। देख लो एक बार मैंने कैसे किया, 20, ये भी 20, ये भी 20, कितना हो गया, 20 20 40 और 90 और 9 और 1 क्या हुआ, 10, 40 प्लस 10 50 हो गया। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में रखना है आंसर। देखो क्या हुआ, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर कितना आया, 50 अपॉन में एन कितना दे रखा था, 5, 1 2 3 4 5 ओ 6, कितना गिवन है, 6, सॉरी कितना गिवन है, 6। अब आपको क्या करना है, 6 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, 1 - 6 × 50 कितना होता है, 300। और यहाँ पर क्या होगा, 6 इंटू, या फिर अगर अभी मेरे को नहीं मल्टीप्लाई करना तो 6 × 50 भी रख सकते हो। और 6 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 माइनस 1 कितना होगा, 35। 6 से 6 कट गया, फिर क्या बचा आपका, इसको इधर लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। 1 माइनस कितना आया, 50 अपॉन में 35। अब 5 की टेबल में 10, 5 की टेबल में 7, कितना आ गया, 1 - 10/7। एलसीएम ले लो या फिर यहीं पर इसको डिवाइड कर लो, जो आपको अच्छा लगे। 7 - 10 अपॉन में 7, तो आंसर क्या आया, माइनस में 3/7। अब ये 3/7 कितना आता है आपका, ये 3/7 आता है आपका माइनस का 0.428। ठीक है, अब देखो आंसर कितना आया, माइनस का 0.428। अब देखो मैंने क्या बोला था, आर की वैल्यू कभी -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो देखो ये बीच में लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या है, बिल्कुल सही। तो हमने 2 मेथड के नाम देखे, एक था कार्ल पियर्सन और दूसरा था रैंक कॉलरेशन। तो मैंने बोला सबसे पहले हम कौन सा मेथड करने वाले हैं, रैंक कॉलरेशन करने वाले हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, R = 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर
अपॉन में n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, या फिर लोग इसे n2 करके भी पढ़ लेते हैं, n क्यूब माइनस n कर लेते हैं, ठीक है। जहां पर d जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिफरेंस रैंक में रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने क्या बोला, मेरे को ऐसा ही डेटा गिवन होगा, सच में ऐसा ही डेटा गिवन होगा। आपको सिर्फ एक डेटा को रैंक 1 देना है, एक डेटा को रैंक 2 देना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, स्क्वायर करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है, आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी टीचर पेपर में कैसे आपको बेवकूफ़ बना सकता है, वो क्या करेगा, ये डेटा ही नहीं देता, वो सिर्फ डायरेक्टली रैंक दे देगा। क्या दे देगा, डायरेक्टली रैंक दे देगा क्वेश्चन के अंदर। और अगर आपने क्वेश्चन में रैंक दे रखी है और आपने दोबारा से रैंक दे दी, वो क्वेश्चन वहीं काट देगा। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर रैंक गिवन होगी तो हमारा क्वेश्चन यहां से, अगर सपोज करो क्वेश्चन में ये गिवन है, तो आप इसको दोबारा से रैंक नहीं दोगे, आप डायरेक्टली डी निकालोगे, डी का स्क्वायर निकालोगे, देन टोटल करके वैल्यू पुट कर दोगे। ये है एक टाइप, ये एक टाइप है रैंक कॉर्लेशन कोफिशिएंट का, जिसे हम बोलते हैं यहां पर नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, क्या आपको मैं अगर एक एग्जांपल दूं, क्या क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो होते हैं, मार्क्स, अगर मैं इसे इकोनॉमिक्स के मार्क्स बोल दूं, इको मार्क्स, या फिर इसे मैथ्स मार्क्स, ठीक है, वाई, तो क्या बच्चों के नंबर सेम नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। तो उस मेथड में हम रैंक कैसे निकालेंगे, वो अब हम आगे सीखने वाले हैं। ये कब लगेगा मेथड ये वाला, जब रैंक रिपीट नहीं होंगे या फिर नंबर रिपीट नहीं होंगे। क्या बोला, जब रैंक रिपीट नहीं होंगे या फिर नंबर जो दे रखे होंगे रिपीट नहीं होंगे। रिपीट मतलब ये 2 बार नहीं आ रहे होंगे, 3 बार नहीं आ रहे होंगे, 4 बार नहीं आ रहे होंगे, तब ये फॉर्मूला लगेगा सिंपल वाला। ओके, पक्का? आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक क्लियर होगा। अब मैं रैंक कॉर्लेशन कोफिशिएंट का सेकंड मेथड, मतलब इस फॉर्मूले का सेकंड फॉर्मूला करा के क्वेश्चन कराता हूं, जिससे वो फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम करने वाले हैं जहां पर मेरा डेटा रिपीट होगा या फिर हमारा रैंक रिपीट होगा। देखो क्या रिपीट होगा, मतलब वो दोबारा दोबारा आ रहा होगा। हमने जब रिपीट नहीं था तब हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। लेकिन जब हमारा डेटा रिपीट हो रहा होगा या रैंक रिपीट हो रही होगी, तो हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 1। देखो सब कुछ सेम है, नीचे वाला बिल्कुल सेम, 6 भी सेम, ब्रैकेट में समीशन डी स्क्वायर भी सेम, मतलब होना वैसा ही है। बस एक ये नंबर आ गया, इस नंबर को मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना और अच्छे से क्लियर होगा, अभी नहीं बता रहा, बस देखते रहना। बस याद रखना जो m है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिपीट। एक नंबर कितनी बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा है इसमें, m मतलब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखो आपको सबसे पहले स्टैट्स के मार्क्स गिवन है, इकोनॉमिक्स के मार्क्स गिवन है। आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि इसमें कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखो कौन सा रिपीट हो रहा है, 15 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 10, हाँ जी 10 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, मतलब और कोई नंबर आ रहा है रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा रिपीट। वैसे ही 16 इकोनॉमिक्स के अंदर देखो चेक करो, रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। 14 हो रहा है, नहीं हो रहा। 12 हो रहा है, हाँ जी 12 इधर भी आ रहा है, 12 इधर भी आ रहा है। अब ये मैंने एक छोटा सा डेटा लिया है, इसके अंदर 3 बार रिपीट के भी आ सकते हैं कि 3 बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है। तो बस आप कॉन्सेप्ट देखना कैसे होता है, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ हम वही क्या करते थे, जब भी डेटा गिवन होगा तो हमारा अगला स्टेप क्या होता था, रैंक 1 और रैंक 2 निकालना। हम क्या निकालेंगे, रैंक 1 और रैंक 2 निकालेंगे। लेकिन ध्यान देना जरा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो वही तरीका, हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है हम उसे क्या देंगे, रैंक 1। तो चेक करो हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है इसके अंदर, 28। क्या है, 28, रैंक नंबर 1। चेक करो 28 के बाद सबसे उससे छोटा नंबर कौन सा है, 20, तो हमने क्या रैंक दे दिया, 2। उसके बाद देखो 20 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है उससे, 18, तो उसे कितना दे दिया, 3। 18 के बाद कौन सा है, 16, तो 4 दे दिया। 16 के बाद कौन सा है, 15, तो रैंक 5 दे दिया। 15 के बाद 12 है, तो रैंक कितना दे दिया, 6 दे दी। अब 7th रैंक पे 10 आ रहा है, तो अब मैं किसे रैंक दूं, इसे 7 दूं, इसे 7 दूं, या दोनों को 7 दूं, या फिर दोनों को 8 दूं। तो रैंक कॉर्लेशन के अंदर जब भी डेटा रिपीट होगा तो देखो क्या करना है, रैंक देने के लिए मेरे को लिखना है, रैंक देने के लिए 10, जो भी नंबर है सबसे पहले आप लिख लो 10। कौन कौन सी रैंक पे आ रहा है,
7th रैंक पे आ रहा है और 8 पे। मतलब क्या बोला मैंने कि अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता हम उसे 7 देते और 8 देते, तो सेम जो नंबर आ रहा है 2 बार रिपीट हो रहा है 7 8, तो दोनों को क्या कर दिया 7 और 8। अब देखो कितनी बार आ रहा है ये 2 बार। कितनी बार आ रहा है 2 बार। कुछ नहीं करना, दोनों को क्या करना है ऐड। कितना आया 15, 7 और 8 अपॉन में 2, कितना रैंक आ गया 7.5। तो आपको यहाँ कितना कर देना है 7.5 7.5। क्लियर हुआ। एक और बार बता देता हूँ जो नंबर आ रहा है जिस रैंक से, देखो क्या हुआ, मैंने 28 दिया 1, 20 दिया 2, वैसे ही देते हुए आया। जब मैं 10 पे आया तो अगर 10 की यहाँ पर 10 होता या 9 होता तो मैं इसे क्या देता 7 और 8, लेकिन दोनों जगह क्या है 10 है, तो नंबर रिपीट कर रहा है। तो नंबर जब भी रिपीट कर रहा है तो मैंने क्या करा 7 + 8 अपॉन में 2, जो भी रैंक आने वाली है। अगर 10 एक और बार रिपीट करता तो क्या लिखता 7 + 8 + 9, तो नीचे कितना आता 3। अभी यहाँ पर 2 बार रिपीट कर रहा है तो मैंने कितना लिखा है 2, तो 15 अपॉन में 2 आ गया। समझ आ गया। वैसे ही अब नेक्स्ट का करेंगे, तो चलो देखो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसके अंदर 18, रैंक 1। 18 के बाद 16, रैंक 2। 16 के बाद 15, रैंक 3। 15 के बाद 14, रैंक 4। अब 14 के बाद 12। अब मतलब 12 आ रहा है, रिपीट हो रहा है 2 बार, मैंने निशान लगा लिया था, तो 2 बार आ रहा है, तो रैंक 5 और रैंक 6। मतलब अगर नहीं होता तो 2 अलग नंबर होते। तो कौन कौन सी रैंक पे आ रहा है, रैंक 5 पे भी 12 है और रैंक 6 पे भी मेरा क्या है 12 है। तो वही 5 को ऐड करेंगे 6 को ऐड करेंगे, कितना आ गया 11 अपॉन में 2, कितना है 5.5 5.5। अब मेरा 5.5 इसके आगे लिख दूंगा, 5.5 इसके आगे लिख दूंगा। अब ध्यान देना अगला नंबर एक और बचा 10, एक और नंबर बच गया 10 और 11 भी बच गया। तो अब देखो 12 के बाद 11 बचा, उससे कम। तो अब 5.5 लिखा, तो क्या मैं 11 को 6 दूंगा? नहीं, मैं 11 को यहाँ पर 6 रैंक नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा 5 और 6 की पोजीशन पे क्या आ गया 12। तो 11 मेरा कौन सी रैंक पे आने वाला है 7, और ये कितनी रैंक पे आने वाला है 8। क्लियर हुआ क्या बोला? पक्का क्लियर हुआ क्या बोला मैंने बोला 18, और मतलब मैंने बोला 18 को 1 दे दिया, ये सब रैंक दे के आया। जब मैं 12 पे आया तो मैंने 12 पे क्या दिखा कि 12 मेरा कौन से नंबर पे आ रहा है 5 पे भी है और 6 पर भी है, तो इसलिए मैंने उसको रैंक दे दी 11/2 5.5। दोनों जगह 5.5 लिख दिया मैंने। जब मैंने दोनों लिख दिया तो उससे नीचे वाला नंबर मैंने देखा कितना है 11, तो मैं उसको 6 रैंक नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि वो ऑलरेडी कवर हो गया, तो 7th रैंक दूंगा। अब मेरा दोनों का रैंक आ गया। अब अगला स्टेप क्या करना है मेरे को, डी सॉल्व करना है। क्या निकालना है डी, R1 - R2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 5 - 2 3, 7.5 - 4 कितना आया 3.5, 2 - 8 -6, this minus this -4.5, this minus this 6 - 7 कितना आया -1, 7.5 - 3 कितना आया 4.5, 4 - 1 3, this minus this -2.5। आई थिंक ये तो क्लियर होगा, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन की बिल्कुल तरह ही है, सेम स्टेप्स है, बस इसमें नया क्या था ये चीज़ नहीं थी और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आप क्या करना है डी का स्क्वायर निकालना है, तो डी का स्क्वायर निकालते हैं। चलो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 3.5 का स्क्वायर क्या हो गया 12.25, इसका कितना हो गया 36, 4 का स्क्वायर कितना हो गया मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 45, वैसे आएगा इसका 20.25, 1 और इसका भी 20.25, और ये आएगा 9 और इसका आएगा 6.25 आ गया। अब मेरे को इन सबको क्या करना है, सेम वही टोटल करना है। मैं कैलकुलेटर पे टोटल कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका 9 + 2 12.25 + 36 + 20.25 + 1 + 20.25 + 9 + 6.25, तो ये आपका आ गया 114। कितना आ गया 114। ठीक है, आपका टोटल आ गया, क्या आ गया ये डी स्क्वायर आ गया। अब मेरी बारी आती है फॉर्मूले की, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था। तो देखो क्या हुआ, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो हम देख लेंगे यहीं से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 लिख लिया, माइनस सबसे पहले अपॉन लिख लेते हैं। कितने नंबर हैं 8, क्योंकि हम 8 रैंक देते हुए आ रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या लिखेंगे 8 अपॉन में 8² - 1 6। सेम चीज़ ब्रैकेट में, मैंने क्या बोला ब्रैकेट में क्या आएगा डी स्क्वायर, यानी कितना आने वाला है
114। अब मैंने यहाँ लिख दिया प्लस, बस। अब मेरे को हमेशा ये वैल्यू, मैं क्या बता रहा हूँ, हमेशा ये वैल्यू आपको अलग करनी है, अलग सॉल्व करनी है। देखो कैसे, मैंने क्या लिख दिया, जो नंबर रिपीट हो रहा है 1/12 ब्रैकेट में एम क्यूब माइनस एम, ठीक है। अब मैंने बोला जो नंबर रिपीट हो रहा है, तो चेक करो, या इसके सामने ही लिख देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ठीक है। अब देखो 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, मतलब जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है ना, आपको उसके लिए ये हर बार सॉल्व करना है। इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ था कि अगर 3 बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, 10 बार आ रहे हैं, तो उसके लिए है। तो देखो 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो देखो पुट करो उसके अंदर 1/12, यहाँ लिखेंगे फॉर 10। ये फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे फॉर 10, मतलब मैं 10 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1/12 एंड कितनी बार 10 रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने क्या लिखा 2 क्यूब माइनस 2, तो कितना है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 2 कितना होता है 6, तो यानी कितना है 6/12, आंसर कितना हुआ 0.5। वैसे ही 12 के लिए, तो 12 के लिए करेंगे तो 12 भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो कितना करेंगे 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 6, और 6/12, इसका आंसर भी कितना है 0.5। अब आपका हमारा दोनों बार 0.5 आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज़, मैंने क्या करा, ये चीज़ क्या है, ये अलग से सॉल्व करेंगे हम, और इसमें क्या पुट करेंगे, एम की जगह जो नंबर रिपीट हो रहा है, मेरे को नंबर पुट नहीं करना, मेरे को पुट करना है जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 12 भी 2 बार हो रहा है, दोनों, मतलब अगर यहाँ पर एक और 13 नंबर भी होता, 14 भी होता, तो मैं हर बार इनको क्या करता रहता, ऐसे सॉल्व करता रहता, और सबको क्या करता, ऐड करता है। यहाँ पे जाके मैंने ऐड कर लिया, अब आप सॉल्व कर लो इसको, बस क्या करना है, 1 - 6 ब्रैकेट में 114 प्लस में 1 अपॉन में 8 इंटू 88 का स्क्वायर होता है 64, माइनस 1 कितना होगा 63, तो ये आ गया 1 - 6 इंटू 115 अपॉन में 8 इंटू 63। अब इसको सॉल्व कर लो, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे, क्योंकि मैं अगर सॉल्व करने लगा तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। ये आया मेरा, कितना आया, यहाँ कर लेता हूँ, कितना आया 1 - 69 अपॉन में मेरा आया 8 इंटू 63, तो ये कितना आया 504। अब मेरे को क्या करना है, इसमें पॉइंट से डिवाइड करना है, तो कितना आया 690 डिवाइड में 504, कितना आंसर आया 1.36, तो आंसर क्या आ गया -0.36। देखो फिर से मेरा आंसर किसके बीच में आया, -1 और 1 के बीच में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरा आंसर -1 से कम आएगा या -1 और +1 से ज़्यादा आएगा। समझ आया, मैंने रैंक के दोनों मेथड करा दिए आपको, पहला और दूसरा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, आई होप आपको डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो दोबारा वीडियो को आगे पीछे करके प्ले कर लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास को ख़त्म करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या करा आज की क्लास के अंदर। हमने देखा कि कॉर्लेशन को सॉल्व करने के लिए, कॉर्लेशन कॉफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं, कार्ल पियर्सन और रैंक कॉर्लेशन कॉफिशिएंट। हमने पढ़ा रैंक कॉर्लेशन कॉफिशिएंट। अब रैंक कॉर्लेशन कॉफिशिएंट के अंदर 2 मेथड हैं, मतलब 2 तरीके से रैंक के थ्रू हम कॉर्लेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जब डेटा रिपीट ना हो या रैंक रिपीट ना हो, और जब डेटा रिपीट हो और रैंक रिपीट हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला था, 1 - 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। अब मेरे को आया कि डी स्क्वायर क्या होता है, डी कैसे निकलता है, रैंक 1 माइनस रैंक 2 या रैंक 2 माइनस रैंक 1 करके, ये करा हमने। उसके बाद ये फॉर्मूला था जब रैंक की डेटा रिपीट नहीं करता, लेकिन जब रैंक और डेटा रिपीट कर रहा था तो मैंने क्या पुट करा, 1 - 6 समीशन ब्रैकेट में समीशन डी स्क्वायर प्लस में 1/12 ब्रैकेट में एम क्यूब माइनस एम। अब जो एम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा कितनी बार मेरा नंबर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, और डिवाइड में एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इस तरीके से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके थ्रू, रैंक कॉर्लेशन कॉफिशिएंट मेथड के थ्रू। आई होप आपको ये क्लास बिल्कुल क्लियर होगी, और इसका जल्दी मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, मतलब थर्ड पार्ट भी आएगा कार्ल पियर्सन का, जिसके अंदर हम आर की वैल्यू निकाल के इस मतलब कॉर्लेशन टॉपिक को यहीं पर फिनिश कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
मैं जल्दी इसका तीसरा पार्ट लेके आऊँगा जिसमें हम कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से हम कॉर्लेशन कॉफिशिएंट निकालेंगे और हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। बाय।